नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के जैसे कि कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम आपको करा रहे हैं। तो हमारा पहला नॉर्मली कंप्यूटर पर ही आधारित सभी प्रश्न है। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 2, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और इससे पहले सोशल साइंस और साइंस दोनों के ही चैप्टर वाइज सभी जितने भी चैप्टर हैं सभी करा चुके हैं। प्रश्न हम दोनों की प्लेलिस्ट अलग से डिस्क्रिप्शन में वीडियो में आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 3, जो कि आपका कंप्यूटर पर आधारित 20 प्रश्न हम उसके आगे के जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 40 से। 41 वाला प्रश्न हमने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, तो आगे अभी हम उसका आंसर बताएंगे। प्रश्न आपका 40 क्या है कि कंप्यूटर्स विशिष्टता यानी कि मुख्यतः डैश के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। मल्टीमीडिया, वर्ड्स, कैरेक्टर्स या नंबर्स। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा कि कंप्यूटर विशेषता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी वर्ड्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो कंप्यूटर है उसमें कह सकते हैं केवल बाइनरी संख्या 1 और 0 ही मैंने आपको बताया था उसको समझता है। तो जो कि पावर सप्लाई ऑन और ऑफ जो है उसका संकेत देता है, जिसे हम बिट कहते हैं। और पिछले वाले पार्ट्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बिट और बाइट में संबंध पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 8 बिट जो है इसको मिलाकर एक बाइट जो है वो बनता है। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। बिट या बाइट में जो आपस में कंपैरिजन है या संबंध है वो आपको पता होना चाहिए। और जो बाइट है इसके समूह को हम वर्ड कहते हैं। और प्रश्न की बात करें जो कि पूछा गया था, तो कंप्यूटर मेन रूप से या विशिष्ट आप कह सकते हैं जो वर्ड्स है इसी के साथ कार्य करके आंकड़ों को जो है वो इकट्ठा करता है या कह सकते हैं उसमें प्रोसेसिंग करता है। ये सारी चीजें इसमें करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न जो है 41 नंबर, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था और कहा था इसका आंसर हम देंगे अगले वाले पार्ट में। प्रश्न आपका क्या था कि किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई जो है वो क्या है। मीटर है, बाइट है, बिट है या मिलीमीटर है। 4 ऑप्शन है, बताना था आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर ले तो उत्तर की। सबका सही उत्तर था बिल्कुल। तो बिट जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और कंप्यूटर में आप देखेंगे तो प्रत्येक प्रकार का डाटा है, कोई अनुदेश है, परिणाम है, उसको बाइनरी संख्या या बिट्स में बदल कर ही जो है वो स्टोर किया जाता है। और बिट्स को आप दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि बिट्स जो है किसी शब्द की लंबाई को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। और यही आपका प्रश्न में भी पूछा गया था कि किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई जो है वो क्या है। तो बिट जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 42। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर डैश के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। 8 बाइट्स, 8 किलो बाइट्स, 8 कैरेक्टर्स या 8 बिट्स। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी 8 बिट्स जो है वो सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 8 बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन का जो है वो बना होता है। ऊपर मैंने बताया भी था 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनती है या एक बाइट या 8 बिट से एक अक्षर का निर्माण होता है। तो यही आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 कह रहा है कि ASCII वह सिस्टम है जो डैश उपलब्ध कराता है। 256 विभिन्न कैरेक्टर, 512 विभिन्न कैरेक्टर, 1024 विभिन्न कैरेक्टर या 128 विभिन्न कैरेक्टर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ASCII इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 128 विभिन्न कैरेक्टर जो है वो सही हो जाएगा। और ASCII की बात करें तो ये आपका सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है वो होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड। और इसमें यूज की बात करें तो ABC जैसे कैरेक्टर है, नंबर है, चिन्ह है, इन सभी को दर्शाने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। और ASCII जो कोड है इसमें 7 या कह सकते हैं 8 बिट का इस्तेमाल जो होता है वो डाटा को दर्शाने के लिए होता है। और जो ये आपका 7 बिट है उससे केवल 128 कैरेक्टर को ही कोडित जो है वो किया जा सकता है।
अगला प्रश्न 44 कह रहा है कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप से या रूप में भी संकेतिक होती है। ऑप्शन ABCD आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसको प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होती है यानी कि प्राथमिक मेमोरी होती है, वो सीधे आपकी सीपीयू से जो है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, सीपीयू से संपर्क रखता है और हर समय कंप्यूटर से कह सकते हैं जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी जो है उसकी गति तीव्र होती है, लेकिन जो इसकी स्टोरेज क्षमता होती है वो आपकी क्या होती है, सीमित होती है और कीमत भी इसकी अधिक होती है। सामान्यतः यदि आप इसे देखें तो अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि आपका रैम इसी में आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इसी में आता है, रीड ओनली मेमोरी, कैच मेमोरी भी इसी में आता है। तो ये सभी इसी के अंतर्गत जो है वो आते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 45 प्रश्न आपका क्या है कि जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में या प्रोग्राम मेमोरी में। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मेन मेमोरी सही हो जाएगा। जब प्रोसेसर जो है वो प्रोग्राम है या डाटा है उसको यूज कर रहा होता है तो उन्हें कहाँ रखा जाता है, मेन मेमोरी में रखा जाता है। मेन मेमोरी के अंतर्गत आपका रैम भी आता है और आपका रोम भी आता है। तो ये दोनों ही आपके इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 46 प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है। हार्ड डिस्क, रोम, रैम या फ्लॉपी डिस्क। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रैम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको एक चार्ट के जरिए समझते हैं जिससे ज्यादा आपको समझ में आए। देखिए मेमोरी जो है आपकी 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है प्राथमिक, इसी को हम मुख्य मेमोरी भी जो है वो कहते हैं। दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी, द्वितीयक जिसे हम कहते हैं, और इसी द्वितीयक को हम सहायक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यहां तक आपने समझा। अब ये जो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी है इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, जो अभी हमने ऊपर प्रश्न में देखा, एक तो हमारा स्थायी मेमोरी और दूसरा हमारा अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। अब इसके अंतर्गत एग्जाम्पल समझिए। तो स्थायी में आपका रोम आता है, पी रोम आता है, ईपी रोम आता है, ईपी रोम, ई करके भी रोम एक होता है। तो ये सभी किस में आते हैं आपके, पी रोम। यहाँ पर रुकिए डिलीट कर देते हैं, पी रोम। ये सभी आपके स्थायी मेमोरी जो है इसमें आ जाएंगे। अस्थायी में अभी ऊपर एग्जाम्पल में पूछा गया था, तो रैम ध्यान रखिएगा जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है और यही ऊपर वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया था। द्वितीयक या सहायक में कौन कौन से आते हैं, तो आपका हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी चीजें लैपटॉप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो इसमें हार्ड डिस्क में जाकर जो है वो सेव होती है। मैग्नेटिक टेप इसी में आता है, मैग्नेटिक टेप। सीडी रोम इसी में आता है। फ्लॉपी डिस्क इसी में आता है, या और पेन ड्राइव इसी में आता है, डीवीडी इसी में आता है। तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये सभी आपके सेकेंडरी या द्वितीयक में आ जाएंगे। तो इस प्रकार डिवीजन किया गया है। एक बार प्रश्न को ऊपर हम फिर से देख लेते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, तो आपकी क्या है, रैम है। मेमोरी अस्थायी कौन सी है, तो रैम है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
यही चीज यहाँ प्राथमिक भी पूछा जा सकता था, तो एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 47 कि कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी इनमें से कौन सी है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूँ। चार ऑप्शन है, रोम, पी रोम, ईपी रोम या रैम। आपको बताना है कौन सा सही होगा। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी इनमें से कौन सी है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए रोम बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपकी इनबिल्ट मेमोरी के अंतर्गत जो है वो आती है। और रीड ओनली मेमोरी जो इसकी फुल फॉर्म होती है, उससे आपको क्लियर समझ में आता है कि ये स्थायी मेमोरी होती है, इसमें स्थायी प्रोग्राम तथा फाइल होते हैं। और जब कंप्यूटर में मदरबोर्ड को बनाया जाता है तभी इसको भी साथ में जो है वो लगा दिया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 48 की निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी सही हो जाएगा। ध्यान से एक चीज समझिएगा, क्या लिखा है, सबसे कम एक्सेस समय। जो भी चीज सबसे कम समय में ज्यादा काम करेगी, जाहिर सी बात है वो आपकी महंगी भी होगी। सबसे तेज होगी तो प्रति यूनिट वर्क करने की जो उसकी क्षमता है वो भी तेज होगी। तो ये आपका कैश मेमोरी इसलिए आपका ऊपर आता है इस सभी जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं इनमें। इनके यदि सीरियल की बात करें तो सबसे पहले आपका मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो लिखा हुआ है, जिसे हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं, ये आपका सबसे सस्ता, सबसे धीमा प्रति यूनिट के अंतर्गत आता है। यदि इनको हम अरेंज करें तो मैग्नेटिक टेप आपका सबसे नीचे, ये आपका सबसे धीमा या सबसे सस्ता से जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है। इसके ऊपर आपका हार्ड डिस्क आ जाएगा, उसके ऊपर आपका यूएसबी या आप कह सकते हैं जो फ्लैश मेमोरी होती है ये आ जाएगा, उसके ऊपर आपका रैम आएगा, और रैम के ऊपर जो कैश मेमोरी यहाँ पर ऑप्शन में सही था ये आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका रजिस्टर आ जाएगा। तो ये सभी आपके सीरियल हो जाएंगे सस्ते से महंगे के क्रम में, या कह सकते हैं धीमे प्रति यूनिट से तेज प्रति यूनिट के क्रम में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 49 कि कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सीपीयू और रैम के बीच कार्य जो है ये करती है, और इसका यूज बार बार उपयोग आने वाला जो डेटा होता है, निर्देश होता है, उसको संग्रहित करने में जो है वो किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 50 कि कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी, ईपी रोम, रोम या रैम। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क जो है आपका द्वितीय उसके संग्रहण सिस्टम जो है उसके अंतर्गत आता है। और याद होगा तो ऊपर अभी मैंने सभी लिस्ट बनाई थी, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको और एक बार रिकॉल हो जाए। ये वाला प्रश्न जो था इसके ऊपर ये देखिए द्वितीयक या सहायक, इसमें देखिए फ्लॉपी लिखा हुआ है आपका, यही यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीयक जो है इसके अंतर्गत कौन सी आती है, तो फ्लॉपी आपकी जो है वो आती है। अभी मैंने कहा इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, इसमें बीच से कहीं से भी जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। और यही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्लॉपी का जो है वो किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 51 की सीडी का आकार कैसा होता है। चौकोर होता है, आयताकार होता है, गोल होता है या षटकोणीय होता है। ये तो सभी ने आपने देखा है। सीडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है, और आकार आप सभी जानते हैं गोल आकार की जो है ये होती है। इसमें जो डाटा होता है उसको लेजर बीम के द्वारा रीड और राइट जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 52, डीवीडी क्या है। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी है, सीडी की मैंने ऊपर बता दी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी के यहाँ पर पूछी है। चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यदि डीवीडी और सीडी में अंतर की बात करें क्या होता है, तो जो डीवीडी है इसमें स्टोरेज की क्षमता ज़्यादा होती है, लगभग 4.7 जीबी की क्षमता तक होती है, और अधिकतम या कह सकते हैं कुछ है इसमें 5 जीबी के ऊपर भी स्टोर किया जा सकता है। परंतु विशेष तौर पर देखेंगे तो मोजर बियर ब्रांड की जो है वो आती है, थी पहले और अभी भी आती है, तो 4.7 जीबी तक जो है उसमें स्टोरेज की क्षमता जो है वो होती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 53
प्रश्न आपका क्या है कि CD रोम निम्नलिखित का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट तथा आउटपुट दोनों या पॉइंटिंग डिवाइस। 4 ऑप्शन है। बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस आपका सही हो जाएगा। CD रोम जो है आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 54। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, IBM के द्वारा या AT&T के द्वारा या HP के द्वारा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो कंप्यूटर के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके द्वारा विकसित आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम संस्करण कब आया था, तो 20 नवंबर 1985 में जो है वो आया था, जिसे इंटरफेस मैनेजर के रूप में भी जो है वो जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 55। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कमांड इंटरफेस या सिस्टम इंटरफेस। तो 4 ऑप्शन है। बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए GUI जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, यूजर और जो कंप्यूटर है उसके मध्य एक मध्यस्थ का जो है वो कार्य करता है। और ये भी कह सकते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसमें आइकन, मेनू, जो रेडियो बटन है उस आदि बहुत से टूल्स होते हैं जिसका यूज करके जो कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो कमांड देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि एप्पल जो है उसका मैक आता है, विंडोज है, लाइनेक्स है, ये सभी इसी के यानी कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ही जो है वो उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 56 की वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डैश कहते हैं। डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर D डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो सही हो जाएगा। और इसका एक्सटेंशन भी पूछा जाता है। जैसे कि आपकी कोई PDF फाइल होता है तो उसमें देखते हैं आप .pdf लिखा रहता है। इसी प्रकार जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो .doc होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि .doc कहाँ से आया है, तो जो डॉक्यूमेंट है उसके स्टार्टिंग के जो 3 अक्षर हैं उसको लेकर जो है ये बनाया जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें हम एक्सटेंशन कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक्सटेंशन जो है वो इन्हें हम कहते हैं। जैसे कि फाइल आपकी कोई टेक्स्ट फाइल होती है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप कहते हैं .txt। ये सभी एक्सटेंशन होते हैं आपके। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 57। प्रश्न आपका क्या है कि फाइल फ्रेगमेंट का मतलब है कि एक फाइल जब तक यह डीफ्रेगमेंट नहीं है, व्यर्थ है, या संकुचित नहीं है, यहाँ पर संकुचित होगा, संकुचित किया गया है, रैम नॉन कंटीजुअस स्थानों में ग्रहित है या डिस्क में नॉन कंटीजुअस स्थानों में संग्रहित है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डिस्क में नॉन कंटीजुअस स्थानों में जो है वो संग्रहित है। फाइल फ्रेगमेंटेशन का ये मतलब जो है वो होता है। साधारण सी भाषा में से आप कह सकते हैं कि फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि फाइल एक स्थान पर ना होकर विभिन्न स्थानों पर जो है वो फैली रहती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 58। प्रश्न आपका क्या है कि डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होते हैं, टास्क बार पर होते हैं, माई कंप्यूटर में होते हैं, रिसाइकिल बिन में होते हैं या केवल A और C। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर A टास्क बार जो है वो सही हो जाएगा। डेस्कटॉप जैसे पूरी स्क्रीन होती है वो आपका होता है, तो उस पर तारीख और जो समय है ये आपका जो टास्क बार है इसके दाएं कोने में होते हैं। जैसे कि टास्क बार है नीचे वाला जो आप पट्टी देखते हैं कंप्यूटर में जब भी देखेंगे तो उसके राइट साइड साइड में एकदम नीचे की ओर आपका टाइम यहाँ पर जो है वो रहता है, तो वही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि समय और तारीख की सेटिंग आपको चेंज करनी तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि टास्क बार जो है उसमें प्रदर्शित जो समय है यहाँ पर नीचे साइड उस पर डबल क्लिक करेंगे जिसमें घड़ी और कैलेंडर दिखाई देगा, जिसमें आप तारीख और समय जो है उसको सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 59 की किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। एंड बटन पर, स्टार्ट बटन पर, टर्न ऑफ बटन पर या रीस्टार्ट बटन पर। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा।
बात कर लेते हैं उत्तर की, तो कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट बटन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी आप कह सकते हैं विंडो में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे, जो स्टार्ट मेन्यू है इसको खोलकर जो आपका हेल्प सपोर्ट विकल्प है उस पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद क्या होता है, हेल्प और सपोर्ट जो मेन्यू है वो खुल जाता है, जहां पर हम हेल्प टॉपिक चुन सकते हैं। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी, परंतु मैंने यहाँ पर आपको बता दिया क्योंकि प्रश्न जो है वो पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं आप अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। ये प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं 60 नंबर, ये आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। प्रश्न क्या है आपका, कि किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन किस पर दिखते हैं? टाइटल बार पर दिखते हैं ऑप्शन ए, मेनू बार पर दिखते हैं ऑप्शन बी, स्टेटस बार पर दिखते हैं ऑप्शन सी, रूलर बार पर दिखते हैं ऑप्शन डी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट जो है वो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।